दोस्तों नमस्कार, मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। लंबे समय से मैं आपको वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा हूं, उसके कुछ कारण हैं मेरे, और मैं अब आपको प्रतिदिन वीडियो लेकर आऊंगा। तो आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं मानव नेत्र के विभिन्न अंग और उनके कार्य। साथ साथ में हम सीखेंगे इसमें मानव नेत्र के दोष और उनके निवारण के तरीके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पढ़ेंगे अध्याय 11 में रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत मानव नेत्र एवं उनके विभिन्न कार्य। मानव नेत्र के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है मानव नेत्र में सबसे पहला पार्ट जो मिलेगा आपको वह है, यहाँ पर देख पाएंगे आप, श्वेत मंडल। श्वेत मंडल यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक, तो ये मानव नेत्र का सबसे अगला वाला भाग है, सबसे पहला वाला भाग है, और यह एक पारदर्शी झिल्ली जैसी संरचना होती है। और मानव नेत्र में जो भी प्रकाश प्रवेश करता है, प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं, उनका अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही होता है। अपवर्तन से तात्पर्य होगा जो भी प्रकाश मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करेगा वो इस श्वेत मंडल वाले भाग से ही अंदर की ओर प्रवेश करेगा। अपवर्तन के बाद यहाँ से अंदर प्रवेश करेगा और लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस वस्तु से वो टकरा कर आ रहा है उसका प्रतिबिंब ये दृष्टि पटल पर बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक, और यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, जो हमें वास्तव में सीधा प्रतीत होता है। अब दूसरे नंबर पर पार्ट्स दिया है इसमें लेंस, ये हम देख लेते हैं लेंस वाला पार्ट्स। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 2 पर दिया गया है लेंस, और लेंस के विषय में हम देखते हैं कि यह उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करने का मतलब होता है, ये देखिए, ये एक उत्तल लेंस है, यहाँ पर ये संरचना में आपको दिखाया गया है। तो ये एक उत्तल लेंस है जो आने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसारित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये अभिसारित करने का मतलब होता है एक ही बिंदु पर अभिसारित स्थित करना। अर्थात जो लेंस आपने पढ़े हैं, लेंस के प्रकार पहले आपने देखे हैं। जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें जो कि सीधी चलकर आ रही हैं वो अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं। इस गुण को ही कहा जाता है अभिसारित करने का गुण। ठीक है, जो कि उत्तल लेंस में पाया जाता है। ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में ऐसा गुण पाया जाता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारित लेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यह एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ है, जेली पदार्थ है, और लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को सूक्ष्म समायोजन करता है। अर्थात ये बहुत ही छोटे रूप में इसका एडजस्टमेंट कर लेता है फोकस दूरी का। दूर रखी हुई वस्तु के लिए और पास में रखी हुई वस्तु के लिए ये फोकस करने का कार्य करता है। ये वास्तव में जेलीवत, जेली के समान मांसपेशियों से जुड़ा हुआ पदार्थ है। ये यहाँ पर जो जुड़ी हुई संरचना है ये सब मांसपेशियां हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये मांसपेशियों से संलग्न होता है, जेली के समान ये एक उत्तल लेंस है जो मानव नेत्र में पाया जाता है। अगली बात करेंगे हम नंबर 3 पर परितालिका। यहाँ पर नंबर 3 पर देखेंगे परितारिका। परितारिका में देखेंगे कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, परितारिका कॉर्निया के पीछे का भाग, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये संरचना आपको नजर आ रही है, ये कॉर्निया संरचना कहला रही है। कॉर्निया के पीछे का भाग ये परितारिका कहलाता है। ये वाला भाग जो है परितारिका कहलाएगा। ठीक है, ये डायफ्राम है एक प्रकार का, पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम करता है। पुतली के आकार का यहाँ पर ये संरचना दिखाई दे रही, ये पुतली है, इसके बीच की संरचना। ठीक है, ये पुतली को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पुतली मतलब प्यूपिल है, इसे नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक, इसे नियंत्रित करने से ये होता है कि इसकी बीच की चौड़ाई को कम करना है या बढ़ाना है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है। ये निर्भर करता है प्रकाश की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। ये हम देख पाएंगे।
यदि प्रकाश की मात्रा हमारे नेत्र में अधिकतम प्रकाश की मात्रा प्रवेश कर रही है तो वास्तव में पुतली के ये मान को छोटा कर देता है, पुतली के भाग को छोटा कर देता है, जिससे अधिकतम प्रकाश मानव नेत्र के अंदर प्रवेश न कर सके और मानव नेत्र अधिकतम प्रकाश से क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। ठीक ना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जब अंधेरे वाले स्थान पर हम प्रवेश करते हैं, अंधेरे वाले स्थान पर हम प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद जैसे ही हम अंदर जाते हैं किसी रूम में तो हमें वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है, और दिखाई ना देने के कारण होता है कि हम धूप से जब अंदर जाएंगे तो धूप के वाले क्षेत्र में हमारी ये पुतली संकुचित हो जाती है। और जैसे ही हम अंधेरे वाले स्थान पर प्रवेश करेंगे, किसी रूम में यदि हम प्रवेश करें अंधकार वाले में जहाँ पर लाइट ना हो, उस रूम में जैसे ही हम जाएंगे तो वहाँ पर जाने पर हमें धीरे धीरे कुछ दिखाई देने लगती हैं वस्तुएं। इसका मुख्य कारण है कि वास्तव में पुतली धीरे धीरे फैलने लगती है। ठीक है ना, जिसके कारण अधिकतम प्रकाश उसमें प्रवेश करने लगता है। तो ये इस प्रकार से इसे नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब अगला बिंदु हम यहाँ देख लेते हैं इसके बाद पुतली के बारे में। तो पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद रेटिना, रेटिना के बारे में आप देखेंगे कि रेटिना क्या है। रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर रेटिना दिया गया है, ये दृष्टि पटल कहलाता है। पूरा येलो वाला पार्ट इसका जो दृष्टि पटल का कार्य करेगा। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रकाश सुग्राही से तात्पर्य होता है प्रकाश को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल जैसे ही ये सिग्नल विद्युत सिग्नल पैदा करेंगी, ये सिग्नल लेकर द्युत तंत्रिकाएं, ये देखिए ये यहाँ पर इन्हें द्युत तंत्रिकाएं बोला जाता है, ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। इन तंत्रिकाओं से मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और व्याख्या के अनुसार ही हमें जो भी वस्तु देखी है उसके बारे में जानकारी देता है कि ये वस्तु क्या है, इसका रंग कैसा है, साइज कितना है। ये सारी बातों की जानकारी हमें मस्तिष्क के द्वारा ही मिल पाती है। मानव नेत्र क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस डायग्राम को आप बनाना सीख लें और बनाने सीखने के साथ साथ इसकी लेबलिंग करना भी सीख लें ताकि ये परीक्षा में आपको 4 अंक में दिला सके। ठीक, ज़्यादा कठिन नहीं है। सिलेबस कुछ चेंज हुआ है, चेंज होने के साथ साथ ही सिलेबस चेंज होने के बाद भी कुछ क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे और जो भी सिलेबस चेंज हुआ है उसके ऊपर एक वीडियो आपको रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है और संशोधित हुआ है, उसके ऊपर एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा। वहाँ से आप उसे देख सकते हैं किस प्रकार से सिलेबस में कौन कौन से भाग पार्ट्स के हटे हैं। देख पाएंगे आप दूरबिंदु या फार पॉइंट जिसे हम कहते हैं, दूरबिंदु या फार पॉइंट क्या है यह देख लेते हैं। वह है दूरतम बिंदु। दूरतम का मतलब होता है दूर स्थित बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी तक होता है। ठीक ना, यहाँ से वो स्पष्ट वस्तु को देख सकता है कि ये वास्तव में पहचान सकता है कि ये वास्तव में है क्या, उसके बारे में जानकारी दे सकता है। जैसे कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कलर, ये सारी वस्तुओं के नाम उन्हें पहचान कर ले। ये सारी चीज़ें क्या है, वह दूर स्थित वस्तुओं के लिए है जिसे नेत्र सुस्पष्ट रूप से देख सकता है, वो उसके लिए दूर बिंदु कहलाता है। ठीक, ये अनंत दूरी तक होता है और इसकी कोई निश्चित दूरी नहीं है। अभी सभी व्यक्तियों के लिए अलग इसकी दूरी हो सकती है। दूसरी बात है निकटतम बिंदु। निकटतम बिंदु यहाँ देखेंगे हम, निकटतम या नियर पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। नियर पॉइंट वह है न्यूनतम दूरी जिस पर रखी हुई वस्तु को बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं। और सभी निकटतम बिंदु यहाँ पर वयस्क मनुष्य के लिए या वयस्क व्यक्ति के लिए बताया गया है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। किसी सामान्य दृष्टि दोष के कारण वयस्क व्यक्ति के निकटतम बिंदु आंख के लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर माना गया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में देखा जाता है। न्यूनतम स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है? मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी आपको 25 सेंटीमीटर ध्यान रखना है। ये 25 सेंटीमीटर ही क्वेश्चन आता है। तो मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है? तो आप ये 25 सेंटीमीटर ध्यान रख लें और आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट क्वेश्चन के रूप में चलते हैं जी। ठीक, इसके बाद मोस्ट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है, सामंजन क्षमता। तो सामंजन क्षमता को देख लेते हैं।
यह देखिए इसमें लिखा गया है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समायोजित करने से तात्पर्य होता है कम ज्यादा कर सकता है अभिनेत्र, उसे कहा जाता है समंजन क्षमता। और लेंस की वक्रता पक्षमावी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। पक्षमावी पेशियों से तात्पर्य है कि नेत्र लेंस जो भी पक्षमावी पेशियों के साथ में जुड़ा है, अटैच है, वो पेशियां यदि लेंस को खींच दें, आउटसाइड बाहर की ओर खींचेंगी, तो नेत्र का फैलाव बढ़ जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि वो संकुचित करते हैं तो फोकस दूरी कम हो जाती है। तो ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है, पक्षमावी पेशियों के ऊपर, सीलियरी मसल्स के ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि देखिए यह देखेंगे पक्षमावी पेशियां शिथिलित हो जाएंगी, फैलेंगी, इसके साथ साथ में लेंस पतला हो जाएगा और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। यहाँ ये क्रम भी दिया गया है, पक्षमावी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण लेंस मोटा हो जाएगा और फोकस दूरी कम हो जाएगी। ये सभी में एक दूसरे में संबंध बताया गया है कि ये पक्षमावी पेशियां संकुचित होती हैं तो लेंस का आकार कैसा हो सकता है, लेंस मोटा हो जाएगा, फोकस दूरी कैसी हो सकती है, फोकस दूरी कम हो जाएगी। ये आपको एक नंबर में सहायता कर सकते हैं। और पक्षमावी पेशियां यदि शिथिलित होती हैं तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला, और लेंस पतला होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। इन्हें भी आप क्रम से ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखते हैं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो दृष्टि दोष में यहाँ मैं आपको दृष्टि दोष मुख्यतः दो प्रकार के मैं यह दिखाने का काम करूंगा, आपको बताने का काम कार्य करूंगा। एक तो निकट दृष्टि दोष रहेगा, एक रहेगा इसमें दूर दृष्टि दोष। ठीक, अन्य भी है लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है मोतियाबिंद, इसको देख लेते हैं। तो मोतियाबिंद क्या है? ठीक, मोतियाबिंद वास्तव में अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन आ जाता है मोतियाबिंद क्या है, तो आप उस पर लिख पाएंगे, 2 अंक में क्वेश्चन आता है। तो कि अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र, सभी व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं होता, ध्यान रखने वाली बात है। कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया हो जाता है और धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, अर्थात उसके ऊपर एक नेट जैसा आ जाता है, जाल जैसा जमा हो जाता है नेत्र के ऊपर, लेंस की बाहरी साइड पर। तो जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। नेत्र की दृष्टि में कमी होने से तात्पर्य होता है व्यक्ति को धुंधला दिखाई दे सकता है या उसकी दृष्टि पूरी तरीके से बाधित हो जाती है, तब उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। लेकिन इसका इलाज संभव है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव है। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें है कि ये मोतियाबिंद ठीक भी हो सकता है ऑपरेशन के द्वारा। ठीक, बात करेंगे निकट दृष्टि दोष पर, ये की महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखते हैं। तो पहले नंबर पर निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। निकट से तात्पर्य यही है कि निकट की वस्तुओं को ही देख सकता है। यही दोष है दृष्टि का, कि निकट दृष्टि दोष से तात्पर्य यही होता है कि निकट दृष्टि अर्थात निकट की दृष्टि रखता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति केवल निकट की दृष्टि रखता है, केवल दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो ये दोष कहलाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक, आप इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, आप इसमें भ्रमित ना हो। निकट दृष्टि दोष का मतलब आप ये कतई न समझें कि निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता। ठीक ना, आप निकट दृष्टि दोष का अर्थ सीधा सीधा लगाएंगे, ना कि अपने मन से आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। कैसे? कि यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ निकट दृष्टि, केवल निकट की दृष्टि ही होती है इन व्यक्तियों में दोष से पीड़ित। यदि निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो केवल निकट की दृष्टि ही रखेगा, दूर की दृष्टि उसकी कम हो जाएगी, ठीक, कमजोर हो जाएगी, जिसके कारण दूर रखी वस्तु को वो कम देख पाएगा। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के आसपास होता है, अर्थात दूर की वस्तुएं उन्हें कम दिखाई देती हैं, उनके आसपास की वस्तुएं ही वो देख सकते हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दोष के कारण देख लेते हैं कि इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं इस दोष के। तो यहाँ पर 2 कारण इसमें लिखे गए हैं। अभिलेन नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यह 2 कारण इसमें दिए गए हैं। एक तो वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, अर्थात जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, ये डिस्टेंस इसके बीच में बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण बाहर से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं जैसे ही मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं तो वो बीच में ही कहीं फोकस हो जाती हैं और दृष्टि पटल पर फोकस नहीं हो पाती है, रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती है। ठीक है, ये इसका कारण है। या नेत्र गोलक लंबा हो जाए तो इस कारण भी ऐसा हो सकता है, नेत्र गोलक का लंबा होना। ठीक, ऐसा हो सकता है।
तो ये इसकी कारण है मुख्य। तो कारण सहित पूछा जाए तो आप कारण भी लिखेंगे, ठीक। इनके डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूँ। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार से हो सकता है, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अवतल लेंस, उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग कर इस दोष का निवारण किया सकता है, ठीक है ना। यह इस दोष को संशोधित किया सकता है। तो सबसे पहले दो कंडीशन बताई गई थी। दो कंडीशन में पहली कंडीशन यहाँ पर यह है कि निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूर बिंदु यदि पास में हो जाता है, तो दूर बिंदु पास में होने के तात्पर्य होता है कि उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, पास में ही कोई आसपास बिंदु है जो उसे थोड़ा सा दूर है, वो उसे देख पाता है केवल। तो दूर बिंदु उसका कहीं बहुत दूर है, अनंत तक रहता है, लेकिन वो उसे देख नहीं सकता, वहाँ की वस्तु, केवल उसके आसपास की वस्तुओं को ही देख सकता है। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा है निकट दृष्टि दोष में यदि यहाँ पर देख रहे हैं कि नेत्र गोलक का भाग बढ़ जाए, यदि ये गोलक इसमें बढ़ जाए तो उसकी जो नेत्र लेंस के अंदर प्रवेश करने वाली ये प्रकाश किरणें हैं, जो प्रकाश किरणें नेत्र लेंस के अंदर प्रवेश कर रही हैं, उनको फोकसित करने का काम जो कि दृष्टि पटल पर होना चाहिए वो ना होकर नेत्र गोलक के बीच में ही कहीं ये फोकसित हो जाती है, तो फिर उसका प्रतिबिंब वहाँ दृष्टि पटल पर नहीं बन पाता है, ठीक। ये दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है, दूसरी ये है। इनका निवारण करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे बनाए जाते हैं लोगों को, ठीक है ना। अवतल लेंस के चश्मे लगाकर इस दृष्टि दोष का निवारण किया सकता है। अब देखते हैं किस प्रकार से। ये देख पा रहे होंगे आप, इसमें दिया गया है तीसरे नंबर पर निकट दृष्टि दोष का संसाधन। तो यहाँ पर ये अवतल लेंस आगे रखा गया, अर्थात नेत्र के बाहरी सतह पर अवतल लेंस यूज किया जा रहा है, अर्थात अवतल लेंस के चश्मे व्यक्ति को लगाए जाते हैं, जिसके कारण दूर से आने वाली या पास कहीं दूर स्थित बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणों को एडजस्ट करके उसे सबसे पहली बात यहाँ से अपवर्तित करके मानव नेत्र के अंदर अपवर्तित करवाता है, और फिर यहाँ से प्रकाश किरणें किसी एक निश्चित बिंदु पर, जिसे अपन बोलेंगे दृष्टि पटल के किसी निश्चित बिंदु पर फोकस कर देता है, जिसके कारण उसे बाहर स्थित वस्तु या दूर बिंदु पर स्थित हो या दूर बिंदु पास में जो कोई स्थित है वहाँ पर कोई वस्तु है, वह भी उसे दिखाई देने लगती है। तो सीधी सीधी बात यही कहा जाएगा इसमें कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को का निवारण किस प्रकार से की सकता है। इस दोष का निवारण अवतल लेंस के चश्मे लगाकर इस दोष का निवारण किया सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं दूरदृष्टि दोष। वास्तव में दूरदृष्टि दोष क्या है, तो नाम से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए दूरदृष्टि क्या दोष क्या है। यहाँ पर दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष दोनों एक ही रहेंगे, ठीक ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दीर्घ दृष्टि। दीर्घ दृष्टि से मतलब होता है दूरदृष्टि, केवल दूर की ही दृष्टि रखने वाला व्यक्ति है। ऐसा दोष है व्यक्ति में जो केवल दूर की दृष्टि रखता है, निकट की वस्तुएं नहीं देख पाता है, तो यही दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहलाएगा, ठीक है ना। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति कोई दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकटतम बिंदु सामान्य निकटतम बिंदु से दूर हट जाता है, अर्थात 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है उनका निकटतम बिंदु, इसलिए उनकी वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है। आइए इसके दोष उत्पन्न होने के प्रमुख कारणों पर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन से दोष इसमें, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण इसमें ऐसा होता है। तो सबसे पहले कारण में हम देखेंगे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ठीक है ना, और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये दोनों कंडीशन है। इसकी दोनों विपरीत कंडीशन आप वहाँ भी लिख सकते हैं जो निकट दृष्टि दोष में है। यहाँ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना है तो निकट दृष्टि दोष में लिख देंगे कम होना। नेत्र गोलक का छोटा होना, वहाँ लिख देंगे नेत्र गोलक का बड़ा होना। ये दोनों ही कंडीशंस होती हैं, इन्हें आप उल्टा सीधा लिख सकते हैं एक दूसरे में, तो काम बन जाएगा। एक तरफ का याद करना है आपको, दूसरी साइड का अपने आप याद हो जाएगा, सिर्फ उसका विपरीत अपोजिट लिखना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम हो जाएगी, निकट का मतलब कम हो जाएगी यहाँ पर, और इसमें बढ़ जाती है फोकस दूरी। यहाँ छोटा हो जाएगा गोलक, वहाँ बढ़ जाएगा, अंतर इतना है। देखिए इसके निवारण के बारे में बताया गया है। इस दोष से युक्त क्षमता वाले उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे इसमें, और वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संसाधित या संशोधित किया सकता है, ठीक है ना। इस समस्या से निजात पाया जा सकता है, या इस बीमारी को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि समस्या का समाधान हो जाता है, व्यक्ति को फिर उस हिसाब से दिखाई देने लगता है, अर्थात वह पास की वस्तुएं भी देख सकता है यदि उत्तल लेंस के चश्मे लगा दिए जाएं तो।
ये दीर्घ दृष्टि वाले दोष का निकटतम बिंदु यहाँ कहीं होना चाहिए, लेकिन वो दूर हट के एन पर पहुंच जाता है। यदि यहाँ कोई निकटतम बिंदु है तो वो इतनी दूर पहुंच जाता है जिसके कारण वो वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाती, धुंधली दिखाई देने लगती है। यही कारण है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं इसके। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो एन डैश एन लिखा है, ये तो एन है और ये एन डैश लिखा है। इससे तात्पर्य क्या है? यहाँ पर तात्पर्य ये कि ये नेत्र गोलक है, आकार में पहले बड़ा था जो यहाँ तक जा रहा था, लेकिन अब नेत्र गोलक की मोटाई कैसी हो गई? छोटी हो गई, अर्थात नेत्र गोलक छोटा हो गया है, जिसके कारण जो प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होना चाहिए थी वो नेत्र गोलक से बाहर है, तो वस्तु को वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देख सकता व्यक्ति। ठीक, तो इसे दूर करने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं उत्तल लेंस के चश्मे। जो उत्तल लेंस है आगे नेत्र के आगे लगाया जाता है, अर्थात उसने नेत्र में बाहरी साइड पर देखिए व्यक्ति को उत्तल लेंस के चश्मे बनवाए जाते हैं जो उन्हें पहनाए जाते हैं, जिसके कारण वह वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो ये इसका निवारण है। ध्यान रखने वाली बात ये है, तो कारण सहित पूछता है तो आप इनके ये भी लिख दें, कारण ही बता दें और निवारण भी लिख लें, तो निवारण ही पूछ लेता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या है वो यहाँ पर हम देखते हैं। जरा दृष्टि दोष में बताया गया आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में सामान्य क्षमता घट जाती है। ठीक है ना, मानव नेत्र मतलब लेंस की सामान्य क्षमता कम हो जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकटतम बिंदु दूर हट जाता है, दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और यही कारण है पक्षम, इसका कारण देखिए पक्षमा भी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण वो ठीक तरह से क्रिस्टल लेंस को एडजस्टमेंट नहीं कर पाती हैं, क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है, तभी आकर होता है जरा दृष्टि दोष। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जरा दृष्टि दोष क्या है, तो आप इसे सीधा लिख देंगे आयु में वृद्धि होने के कारण मानव नेत्र में सामान्य क्षमता घट जाती है, क्योंकि पक्षमा पेशियां ठीक तरह से कार्य करना बंद कर देती हैं। तो ये इसका मुख्य कारण है। निवारण के लिए बताया गया उत्तल लेंस का उपयोग करना है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट दोष और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों ही साथ में होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राय द्विफॉक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग जिसमें अवतल होता है और निचला भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य किया जाता है। तो ये द्विफॉक्सी लेंस होते हैं, जिसमें ऊपर वाला अवतल वाला रहेगा और नीचे रहेगा वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो दोनों प्रकार के लेंस को समायोजित करके उन्हें एडजस्ट करके फिर उनके चश्मे बनाए जाते हैं, तब इसका उपयोग इस दोष को दूर किया सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छे लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और अब तक आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं और प्रथम बार अगर मेरे चैनल को आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको इसी क्रम में वीडियो मिलते रहेंगे कक्षा 10 के।